बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी। सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के बाद आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। कल रात अचानक रमज़ान का ऐलान हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और रमज़ान में आप लोगों को किस किस चीज़ से होशियार रहना है, इस पर भी बात करेंगे। मुल्क में आटे के लिए मारा मारी हो रही है, वो कुछ हो रहा है कि जिसको देख के शर्म भी आती है, अफसोस भी होता है, रोना भी आता है। उस पर बात करेंगे। और आखिर में एमएम पाकिस्तान के दफ्तर में जो सन्नाटा पड़ा है, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, टाइम बचेंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे एक बहुत ज़्यादा अचानक वायरल होने वाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो की एक तकरीर है, स्पीच है, वो बड़ी वायरल हुई अचानक। सुबह पंजाब में वायरल हुई, 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा चली, अब कल से सिंध में और कराची में बहुत वायरल हुई है, हमने भी देखी है। और वो जो बातें आज से मेरे ख्याल में ये शायद 90s की है लेट 90s की, वो ऐसा लग रहा है कि एक एक वर्ड जो है ना वो आज के लिए उन्होंने कहीं अमेरिका से वो बोल रही हो, वो भी अमेरिका में ही है जो आपको अभी मैं सुनाने वाला हूँ। और आप सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। और वो ऐसा लग रहा है कि आज या कल या परसों उन्होंने अमेरिका में कोई प्रोग्राम में शिरकत की है और वहाँ वो तकरीर कर रही हैं। आइए सुने कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ के बारे में क्या कह रही हैं। लूट, और जब नवाज शरीफ आता है तो लूटता है। पहले उसने जाकर के पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव्स जितने थे, ताज कंपनीज जितने थे, उनके पैसे खा गए। अभी उसने जाकर के 14 अरब डॉलर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी और डोमेस्टिक पाकिस्तानी की हार्ड अर्न सेविंग्स खा लिए। उसने हबीब बैंक और मेहरान बैंक के अरबों रुपए खा लिए। और फिर लंदन गया और उधर अल तौफीक का पैसा भी खाने चाहता था। पाकिस्तान में अब तक किसी ने उसको सजा नहीं दी सबके पैसे खाने के लिए, मगर अभी देखने की बात है कि जो अल तौफीक ने इसके ऊपर किया कि इसको भी खा सकता है कि नहीं। मगर ये उनकी मेंटालिटी है, वो देने वाले लोग नहीं, वो लेने वाले लोग हैं। और आज मैं यहां आपके पास फ्लोरिडा आई हूं आपको कहने के लिए कि इस वक्त हर पाकिस्तानी को मुनज़्ज़म होना चाहिए और मुत्तहिद होना चाहिए अपने वतन को बचाने के लिए, अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने वतन की यकजहती को बचाने के लिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान को यूगोस्लाविया जैसे टुकड़ा टुकड़ा करने चाहता है और कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारे अजीम मुल्क को नवाज शरीफ की पॉलिसीज की वजह से कोई खतरा पहुंचे। इसलिए हम सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सर्बियन लीडर ने जिस तरीके से सबसे लड़ा, नवाज शरीफ ने उसी तरीके के पॉलिसीज इख्तियार करने की कोशिश की। मुहाजराई, बॉस्निया खत्म होता तो अल्बेनिया खोल देता है, कोसोवो खोल देता है। तो नवाज शरीफ ने एक वक्त कहा कि मैं मुहाजराई का पैदावार है। तो वो मुल्क के अंदर हीलिंग नहीं चाहता, यूनिटी नहीं चाहता, बेटरमेंट नहीं चाहता। वो समझता है कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, खौफ हो, तो फिर मुहाजराई से उसकी रियासत रहेगी। और जब वो हुकूमत में है, मुल्क सुकून में नहीं है। वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर आप देखें कि कितना बदनसीब आदमी कि जब से वो आया, जिलजिला हुआ, ट्रेन का हादसा हुआ, मीना के अंदर आग लग गई, अभी सिंध के अंदर साइक्लोन आ गया। तो ये जो आदमी है, इसने पूरे पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल करने की कोशिश की है और अपने जाती मफादात के तहत सबऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। और आज वो पाकिस्तान के लिए एक आपने देखा और आप देख के हैरान हो रहे होंगे मेरी तरह और बाकी पाकिस्तानियों की तरह कि जो एक एक बात वो कह रही हैं वो किस तरीके से सही लग रही है। यहाँ तक कि आखिर में कहा जो उन्होंने कि मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन जब से ये आए हैं वो ज़लज़ले आ गए और जो सैलाब आ गए। वो 1 साल की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ की भी इसी तरीके से सैलाब, आफत, तूफ़ानी बारिशें जो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई वो, और अब ज़लज़ला, वो बातें। मुल्क सुकून में नहीं है, मुल्क हालत इस तरह है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इदारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब ये, और कि इमरान खान की गवर्नमेंट में भी ये सब कुछ रहा है, इससे बुरा भी रहा है। लेकिन ये तकरीर में बस वो शायद इसीलिए इतनी वायरल हो गई कि वो ऐसा लगा कि ये कल परसों की है। आगे चलते हैं। ये मैंने इसलिए चलाई है
कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए लम्हे फिक्रिया है कि आप देखें आपकी कायद क्या क्या की गई थी और आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, मुल्क बचाने के लिए आपने उनका साथ दिया, एक हद तक साथ दिया, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो घड़े में जा रहा, तो अब तो यार उसके साथ बैठे रहना बेवकूफ़ी है, खुदकशी है, ना करो, खुदा का वास्ता ना करो ये बात, वरना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, आप भी ज़ख्मी होंगे, वो तो जाएगा ही जाएगा, आप भी ज़ख्मी हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इस तकरीर के बाद कभी मैं कुछ बता दूँ कुछ, उसके बाद मुशर्रफ आ जाते हैं 2000 में, और वो अपनी मुल्क में सो कॉल एमरजेंसी प्लस लगा लेते हैं, मशवरा लगा देते हैं, नवाज शरीफ को जेल में डाल देते हैं, बीवी भी जिला वतन होती है, फिर नवाज शरीफ भी बाद में वो जिला वतन हो जाते हैं। उसके बाद फिर कहीं जाके एक मिसाक जमहूरियत होती है, मैं उसका विटनेस हूँ, मैं उस लंदन में था, और मिसाक जमहूरियत जब हो रही थी, उसके नोक प्लग ठीक हो रहे थे, तो मैं इस बात का विटनेस हूँ, उस तारीखी प्रोग्राम में भी मैं था बिल्कुल मौजूद, और बड़े करीब से देखा मैंने होते हुए। उसके पस मंज़र में ज़िंदगी में कभी बात करेंगे वो क्या था क्या नहीं था। बहरहाल जब मिसाक जमहूरियत का फाइनली पेपर बन गया, तो उसके जो चीज़ों पॉइंट थे उसमें ये थे कि अब आपस में पॉलिटिकल पार्टीज बातचीत करके चलेंगी, अब इख्तलाफात कभी नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे लेके नहीं आएंगे, कभी जो गवर्नमेंट जीती, जो भी इलेक्शन के बाद जीतेगी, दूसरी पार्टी उसका एहतराम करेगी उसके मैंडेट का, और उसको पूरा टाइम का मौका देगी। उसके बाद जो है वो कभी भी उसको गिराने के लिए किसी तीसरी कुव्वत के पास नहीं जाएंगे, कभी कोई तहरीक ऐसी नहीं चलाएंगे जो जिससे उसकी हुकूमत डिस्टेबल हो। तो ये सारी बातें तय की गई थी, लेकिन मिसाक जमहूरियत भी सियासत को कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सन 2008 में इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी जीतती है, पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत को फॉलो करते हुए नून लीग को बना के लेके आई हुई होती है, अपने साथ मिला के चलती है। यहाँ के अहम तरीन वजारतें, ख़जाना जैसी वजारतें और दूसरी वजारतें वो नवाज शरीफ को दे दी जाती हैं, और उनको ऑफ़र की जाती है कि जी आप पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ हुकूमत करें, जैसे कि उनको ज़रूरत नहीं भी थी, लेकिन फिर भी बहरहाल नवाज शरीफ जैसे बीवी ने कहा वो किसी और को हुकूमत करते देख ही नहीं सकते, वो तो आज अपने सगे भाई को हुकूमत करते हुए नहीं देख पा रहे। उनके दिल और उनके जो हो रहा है वो सब कुछ ढका छुपा नहीं है उनकी ख़ानदान के अंदर। बहरहाल तो वो कुछ ही अरसे बाद वो एक बहाना बनाते हैं, इनकी आपस में डायलॉग ही नहीं होते, जो कहता था कि डायलॉग करेंगे, डायलॉग नहीं होते। उन्होंने बोला जी आप जज को बहाल करें, उन्होंने बोला जज को बहाल करने के तरीक़ेकार है, उस पर चलना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार कर लें। वो एक तहरीक चलाते हैं, तहरीक लगा के जुलूस लेकर आते हैं उनको हटाने के लिए। बार फिर कहीं जाके कोई पॉइंट में तीसरी को वो शामिल होती है, वो जज बहाल की कोई डेट दे दी जाती है, उसके बाद वो हुकूमत से उससे पहले अलग हो चुके होते हैं, 6-8 महीने बाद ना सिर्फ अलग हो चुके होते हैं, मुख्तलिफ कोशिश, मुख्तलिफ स्कैंडल्स वो पैदा करते हैं, और वन ऑफ द पार्ट होते हैं उसका, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाके खड़े हो जाते हैं, जिसका बाद में उन्होंने फिर वो इज़हार अफसोस किया। दूसरी तरफ से भी कोई फूल नहीं फेंके जा रहे थे, उधर से भी ऐसे हार्ड वर्ड एक्सचेंज होते हैं, और ये वक्त आता है कि इन दोनों की वजह से फिर कोई तीसरी पार्टी बनती है और वो आ जाती है, लोगों की बड़ी उम्मीद हो जाती है, और फिर वो कुछ ही टाइम बाद वो पार्टी भी क्लैप्स हो जाती है, क्योंकि उनके पास मैंडेट तो होता है, लोगों की वोट तो होते हैं, लेकिन न टीम होती है, न मुल्क चलाने की सलाहियत। उसके बाद की चीज़ें आपको पता है, आज जिस हाल में हम आ गए हैं, उस हाल में जो कुछ अब सियासतदान जो पार्टीज़ कर रही हैं, ये वही वक्त है जो 1999 का था, और वही वक्त है अगर इन लोगों ने आपस में बात नहीं की बैठ के, अगले कुछ दिनों में बात नहीं की बैठ के, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल रमज़ान की आमद जनाब, रमज़ानुल मुबारक कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, रात 10 बज के पे अचानक हमें हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि वो भाई वो चाँद नज़र आ गया है, हेलो कुछ, तो हम हैरान, हम समझ रहे हैं कि वो हमसे मजाक कर रहा है, वो मजाक कर रहा है, क्योंकि जिस वक्त हम घर से निकले थे 7:05 के बाद चाँद की कोई उम्मीद ही नहीं थी। बहरहाल रात गए, फैसले होते हैं, हम क्या है, हमको तो कबूल ही करना है, फैसले करना है, हम कहाँ से उसके पीछे निकल सकेंगे। छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पर निकलते, तो हम लोगों ने किया भाई, कुछ लोगों ने मौलवियों को उठाया, भाई तरावी पढ़ो, कुछ ने आज 2 सिपारे पढ़ा दिए। बहरहाल रमज़ान है, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान में एक दूसरे का ख्याल रखें, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और कोशिश करें कि जो कुछ भी दें अपनों को दें, और ख़ास तौर से किससे होशियार हैं, कराची में जो भिखारियों की फ़ौज आ गई है,
एक तो उनको फ़कीर ना बोलें, फ़कीर एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, फ़कीर एक अलग चीज़ होता है। कभी खाली इस फ़कीर पे कभी एक बात करेंगे आपसे, इन भिखारियों से जो आए पैसे जमा करने हैं, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, आपको हिलाते हैं, उनको ऐसा टची जुमला बोला जाता है कि भूख लग रही है, खाना खाना है, हमारे दिल पसड़ जाते हैं, या जनाब वो पैरों में जूती नहीं है 2 दिन से, वो जो उनकी टैक्टिक्स होती है वो इस तरह बोलते हैं। आपके बच्चों को देखते हैं कि बड़े उम्र के, तो आपके बच्चे सलामत रहे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। कुछ नहीं, ये पैसे जमा करते हैं और बोरियों में जमा करते हैं, लाखों रुपए जमा करते हैं और यहाँ से आगे किसी को देते हैं और वो आगे अलग काम उसके लिए हो रहे होते हैं। इन भिखारियों को कुछ नहीं दो, आपके अपने इसके मुंतज़िर हैं। आप देखें आपके आसपास कौन लोग हैं जो हाथ नहीं फैला सकते, जो मांग नहीं सकते, जो सफ़ेद पोश इस हाल में है कि गुजारा भी नहीं हो रहा। उनको ढूंढें, उनको इस तरीके से कोशिश करके दें कि उनको भी एहसास ना हो, और कैसा ना हो ये आपको ढूंढना है। आप इस तरह ढूंढेंगे तो अल्लाह आपको ढूंढ के ऐसी चीज़ें देगा। तो एक तो ये हमारी गुजारिश थी, और अगर आप देना ही चाहते हैं बच्चों को, तो हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं और अपने फैमिली के लोग हैं, वो सेब, केले वेले इस किस्म की चीज़ें गाड़ी में रखते हैं। कोई बच्चा आया या बच्ची आई तो उसको वो दे दिया। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, कह रहे एक तो ये जो कुछ मिला है ये केला ये खाएगा बच्चा या बच्ची। पैसे देंगे, इसकी माँ या बाप या जो किसी ने इसको छोड़ा है, पैसे उसकी जेब में जाएंगे, इस बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो कुछ दोगे कम से कम ये खाएगा, इसको तो फ़ायदा होगा। दूसरा तुम्हारी अपनी वो भी पूरी हो जाएगी कि आप ने कुछ दिया। मुल्क में महंगाई का वो हाल है इस वक्त, वो हाल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जो पिछले साल राशन का पैकेट बन रहा था 3700 या 3400 या 4000 वाला, वो इस वक्त 8000 का और 7500 का है। मतलब 100% से भी ज़्यादा महंगाई एक साल में बढ़ चुकी है। आटे का ये हाल है, बात देखो तो आटा मिल ही नहीं रहा हो। ये सस्ते आटे की जो हुकूमत स्कीम शुरू की है, ओ यार खुदा का वास्ता मत करो इस तरह जलील। लोग खड़े हैं, लाइनें लगी हुई हैं, औरतों की लाइनें लगी हुई, मर्दों की, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब तक 3 दिन में पता नहीं 4-5 लोग मर चुके हैं यार, 4-5 जानें ज़ाया हो गई हैं आपकी ये सस्ते आटे के ढकोसले में। और उसमें ये क्या तरीक़ेकार है यार, ये कौन सा तरीक़ेकार है? अगर आप संभाल नहीं सकते हो, इस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हो, तो क्यों इस तरीके से आप लोगों को लड़ा रहे हो, मरा रहे हो अपनी वो वीडियो बनाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और हुकूमत जनाब सस्ता आटा दे रही है। शेम ऑन यू। इसको सही तरीके से करें अगर तरीके से कर सकते हैं, वरना भाई ये बंद कर दें। कम से कम जिंदा तो रहेंगे, एक वक्त खा लेंगे यार। अब तुम जान लेने पर आ गए हो क्या? जहाँ बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन नहीं चाहती, वहाँ MQM की भी दिली ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, बल्कि कभी भी ना हो, ये बने रहें जितने हैं, क्योंकि इनको पता है दोबारा ये बन नहीं सकते जैसे हालात हैं। MQM के दफ्तर में कोशिश की, 1-2 लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे भी नुमाइंदे भेजे कि उनमें तो कोई आदमी आ जाए, उनका भी इंटरव्यू कर लें इस रमज़ान में 2-3 लोगों का। तो उनके दफ्तर में 2-3 दफ़ा गए, सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई है नहीं कोई जिम्मेदार। जब उनको पूछा तो बोला गया कि जी शाम में आए, आज बोला गया अफ्तार के बाद आए। फिर आज जाएंगे कुछ इंटरव्यू अगर रमज़ान में वो उनके साथ मैनेज हो जाए, उनसे भी पूछें कि ये जो चल रहा है कुछ, इसमें आपका क्या ख्याल है। अगर पैगाम उन तक पहुँचे तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें, और हम उनको बुलाना चाहते हैं, चाहे हमारे साथ आएँ या हम आ जाएँ, उनसे बहुत सारी बातें हमने करनी है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। फिर ज़रूर मुलाकात होगी नई बातें, नई चीज़ों के साथ। जब तक अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।